मेरी पत्नी की शादी बहुत छोटी उम्र में ही हो गई थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने उसके लिए घर पर ही ट्यूशन टीचर रख दी थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मैं गर्भवती हूँ, और यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्योंकि मैं कभी पिता नहीं बन सकता था। बच्चा पैदा करने के लिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में बस कुछ ही समय बचा था और हर बीतते समय के साथ मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी पत्नी को सिर्फ एक बच्चे के लिए दोषी ठहराया। उसके आग्रह पर ही मैंने डीएनए टेस्ट करवाया क्योंकि वह साबित करना चाहती थी कि मैं निर्दोष हूँ। नतीजा जो भी आए, हमारा रिश्ता खत्म होना तय था। सबसे ज्यादा मुझे इस बात की चिंता थी। दुख इस बात का है कि आज मैं अपने सबसे अनमोल रिश्ते को खोने की कगार पर खड़ा हूँ। कुछ महीने पहले मेरे और समी के बीच सब कुछ ठीक था। समी के बीच रिश्ता बहुत खूबसूरत था। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। फिर अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया। फिर सब कुछ बदल गया। मैंने अपनी पसंद से सौम्या से शादी कर ली थी। सौम्या का परिवार हमारे पड़ोस में नया शिफ्ट हुआ था। सौम्या के घर के हालात अच्छे नहीं थे। सौम्या जब 16 साल की थी, तब वह 10वीं की पढ़ाई पूरी करने वाली थी। बाद में उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक दिन मौका देखकर मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी और अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेरी इस बात के बारे में शायद वह पहले से ही जानती थी, इसीलिए उसने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया और मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। आपकी बात सुनकर मैं खुशी से पागल हो गई हूँ। मैं उससे वादा करती हूँ कि शादी के बाद मैं उसे आगे पढ़ने दूंगी और जहाँ तक वो पढ़ना चाहेगी मैं उसका साथ दूंगी। मैं खुशी से पागल हो गया था कि सौम्या ने मेरे प्यार के इजहार को स्वीकार कर लिया है। मैं 26 साल का होने वाला था और सैम 17 साल का। हम दोनों के बीच उम्र का बहुत अंतर है, लेकिन प्यार करने वाले लोग उम्र, रंग, जाति और धर्म नहीं देखते हैं। जब मैंने अपने घर में अपने और सौम्या के रिश्ते के बारे में बताया, जब मैंने इस बारे में बात की, तो मेरी माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरे और सौम्या के बीच उम्र का बहुत अंतर है और न ही वे हमारी जाति के हैं, और वह एक मासूम छोटी लड़की है और शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है। वह कैसे होगी माँ की कोई बात कैसे समझूं? यह विचार मन में घर कर गया। मैंने ठान लिया और घरवालों से बात करना बंद कर दिया। जुबान पर बस एक ही बात थी कि जब शादी करूंगी तो सौम्या से ही करूंगी, वरना किसी से नहीं। किसी से नहीं। मेरी बड़ी बहन और भाभी ने माँ को समझाया कि अजय की शादी तो किसी न किसी से ही होनी है, इसलिए उसकी पसंद से ही शादी कर लेना बेहतर होगा, वरना किसी और की लड़की लाकर घर परिवार खराब करने से क्या फायदा। समझाने के बाद किसी तरह मेरी माँ मान गई और कुछ दिनों बाद सौम्या की शादी हो गई और सौम्या दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मैं बहुत खुश था कि अब मेरी पसंद की शादी हो गई है। शादी को लेकर बहुत खुश था। एक हफ्ते बाद जब सौम्या ने मुझे मेरा वादा याद दिलाया तो मैं चुप हो गया, क्योंकि अब वह आगे पढ़ना चाहती थी और एडमिशन भी शुरू हो गए थे। इस पर आकर मैंने उनसे वादा किया था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ कभी भी सौम्या को आगे की पढ़ाई करने की अनुमति नहीं देंगी। मुझे लगा था कि शादी के बाद सौम्या का पढ़ाई के प्रति जुनून खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं उसकी आगे की पढ़ाई में मदद कर सकूं। मेरी माँ ने मेरी बहनों को भी प्रोत्साहित किया। मेरी माँ को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। माँ पुराने विचारों वाली महिला थी। उनका मानना था कि अगर लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, तो वे लोगों की इज्जत करना भूल जाती हैं।
लेकिन अब मैंने सौम्या से वादा कर लिया था, इसीलिए सुबह सुबह मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया और उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि मैं सौम्या को आगे ले जाना चाहता हूँ। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ गुस्से से लाल हो गई और बोली, क्या तुम अपनी पत्नी को नौकरी करवाना चाहते हो क्योंकि तुम उसकी पढ़ाई के पीछे पड़े हो? हमारे समाज में लड़कियों को ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती क्योंकि यह जरूरी है। लिखने के बाद कल ये बातें हमारे सिर पर सवार हो जाएंगी और उन्हें हमारा हर शब्द, हर फैसला गलत नजर आने लगेगा। मैं बहुत दिनों तक अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता रहा लेकिन उनका फैसला नहीं बदला। वे अपने फैसले पर अड़ी रहीं। उन्होंने सौम्या को आगे पढ़ने से जबरदस्ती मना कर दिया। कहा कि अभी उसे घर-बार संभालने दो, उसे कलेक्टर मत बनाओ। माँ की बातों से दुखी होकर मैं वापस कमरे में आ गया जहाँ सौम्या बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि मैं उसकी पढ़ाई के बारे में माँ से बात करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, उसे पूरी बात समझ आ गई और उसने मुझसे कुछ भी कहे बिना अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और लेट गई। उसकी रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैं सौम्या से इतना प्यार करता था कि मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं उसके रोने के तरीके को बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने सौम्या के कंधे पर सिर रखकर उसे प्यार से समझाया कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं किसी न किसी तरह माँ को मना लूंगा। वह रात भर तकिए पर सिर रखकर रोती रही और मैं सोचता रहा कि मैं माँ को कैसे मनाऊं कि वह पढ़ाई करे। अगली सुबह नाश्ते के समय माँ ने सबके सामने मुझे जोर देकर कहा कि इस घर में लड़कियों की अधिक शिक्षा न तो पहले अच्छी मानी जाती थी और न ही भविष्य में ऐसा कुछ होगा ही। माँ ने बातों बातों में सौम्या से यह बात कही थी, लेकिन माँ की बात ने मेरा दिल तोड़ दिया था। सौम्या मेरी पत्नी थी और मैं उसके लिए इतना ही कर सकता था कि मैं जाकर उसे पढ़ा सकूं, लेकिन मेरी माँ, वह अपनी मर्जी हम दोनों पर थोप रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि सौम्या मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं कैसा आदमी हूँ कि अपनी पत्नी के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता। यह सब सोचते हुए मैंने अपनी माँ से कहा कि जो आज तक होता आया है, वह आगे भी होता रहेगा क्योंकि समय बदल रहा है। मैं सौम्या को आगे पढ़ाना चाहता हूँ और उसका एडमिशन करवा दूंगा ताकि वह जितना चाहे पढ़ सके। मेरी इस शैली से माँ को लगा कि सौम्या ने मुझे शिक्षा दी है। उसने गुस्से में कहा कि अगर ऐसी बात है तो अपना घर अलग कर लो और जो मन में आए करो। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। कल आई इस लड़की के लिए मैं अपनी माँ के हर फैसले को पत्थर की तरह नहीं बदल सकता। मेरे पास लॉकेट था और मैं समझ गया था कि माँ किसी भी हालत में सौम्या को आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसीलिए मैंने उसी दिन अलग घर में रहने का फैसला कर लिया क्योंकि मैं सौम्या से किया वादा नहीं तोड़ सकता था कि मेरे लिए अलग किराए का घर मिलेगा। और घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल था और सौम्या की पढ़ाई का खर्च भी मुझे ही उठाना था, पर मैं सौम्या के सामने खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने 2 नौकरियां करनी शुरू कर दी और सौम्या के लिए अलग से घर भी ले लिया। हर प्यार करने वाले पति की तरह मैं भी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करना चाहता था, इसीलिए मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। सिया की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। उसने घर पर भी पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैंने पढ़ाई तो कर ली लेकिन उसे ट्यूशन टीचर की जरूरत थी। मैं उसके लिए कोई कोचिंग सेट नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे खर्चे थे। इसीलिए मैंने अपने दोस्त रोहन से कहा कि वह कुछ समय निकालकर मेरे घर जाए और सौम्या को पढ़ाए। रोहन मेरा बहुत पुराना दोस्त था और मैं उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। मेरी बात सुनकर रोहन तुरंत मान गया और अगले ही दिन से सौम्या को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब भी मैं ऑफिस से घर लौटता तो सौम्या या तो किताबों में खोई रहती या फिर अपने मोबाइल में लगी रहती और जब मैं पूछता तो कहती कि रोहन के साथ पढ़ रही है।
कभी कभी जब मैं उससे समय और प्यार की कामना करता तो वह मुझे साफ साफ कहकर अपने से दूर कर देती कि वह नहीं आने वाली और वह तैयारी कर रही है और पढ़ाई के लिए रात रात भर जाग कर पढ़ती है। मैंने अपनी सारी इच्छाएं दबा ली थी मेरे सीने में। कभी कभी अगर न्यायपूर्ण बातें नियंत्रण से बाहर होने लगतीं तो मैं जबरदस्ती उसके साथ कुछ समय बिताता, लेकिन वह भी और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, पता नहीं क्यों उसे हमारे रिश्ते से ज्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी थी। वह आधी रात तक रोहन के साथ फोन पर व्यस्त रहती और साथ ही अपनी किताबों में कुछ न कुछ लिखती रहती। बहुत दिनों से मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। कृपया सब्सक्राइब करें। मेरे पास यूट्यूब नहीं था, इसलिए मैं अकेले ही माँ से मिलने चला गया। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे देखते ही वह खुश हो गई और सौम्या के बारे में पूछने लगी। वह पहले से बहुत बदल गई थी। समय ने उसे बदल दिया था। मैंने उन्हें बताया कि सौम्या की परीक्षाएं होने वाली हैं और वह पढ़ाई में बहुत व्यस्त है। वह हर समय पढ़ाई में लगी रहती है, लेकिन जब माँ को रोहन के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में एक अजनबी आदमी के साथ रहना उसे असहज कर देगा। तुम्हें पढ़ाना आता है, कम से कम तुम्हें इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि किसी अजनबी के साथ अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। माँ की बातें मुझे कुछ अजीब लगी। मैंने कहा, माँ रोहन दोस्त है, कोई अजनबी नहीं है। मेरी बात सुनकर माँ मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी और बोली, वो तुम्हारा दोस्त है पर उसे तुम्हारी बीवी से कोई मतलब नहीं, और जहाँ तक मेरी बात है तो वो मुझे भी माँ का दर्जा देता है, पर कौन जाने तुम्हारी बीवी उसके सामने क्या दर्जा रखती है। माँ की बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था और पूरे रास्ते में यही सोचती रही कि माँ सही कह रही है। जब से रोहन ने सौम्या को पढ़ाना शुरू किया है, हमारे बीच कितनी दूरियां आ गई है। रोहन हमेशा सौम्या को कोई न कोई टेस्ट दे देता है। मैं उसे उलझन में डाल देती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अब सौम्या के लिए कोई फीमेल टीचर का इंतजाम करूंगी और रोहन को घर आने से मना कर दूंगी। इन विचारों के साथ जब मैं घर पहुंचा तो सौम्या जोर जोर से रो रही थी। उसे इस तरह देखकर मैं घबरा गया और उससे रोने का कारण पूछा। कई बार पूछने पर उसने बताया कि वह गर्भवती है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन सौम्या इस बात से खुश नहीं थी। वह बस इसलिए परेशान थी क्योंकि अब वह ठीक हो चुकी थी। मैंने उसे समझाया कि जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं रोहन को हटाकर उसके लिए नया टीचर रख देता हूँ। मेरी बात सुनकर वह गुस्सा हो गई और के कहने लगी, ट्यूशन टीचर बदलने की क्या जरूरत है सर? रोहन मुझे बहुत अच्छे से समझाता है और मैं समझ जाता हूँ कि उसने क्या पढ़ाया। उसका स्टाइल इतना बदला हुआ था कि मैं हैरान हो गया और गुस्से में बोला, अगर तुम्हें पढ़ना है तो कोई भी तुम्हें पढ़ा सकता है, क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनकर वो गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। मुझे उसके इस रवैये पर बहुत गुस्सा आया और उसे मनाने की कोशिश करने की बजाय मैं कमरे में ही बैठा रहा। मैं सोच रहा था कि आज हमें बहुत बड़ी खुशी मिली थी और आज ही हमारा झगड़ा हुआ था। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे टेंशन देना गलत होगा। ये सोचकर मैं उसे शांत कराने उसके पीछे किचन में गया, लेकिन मैंने देखा कि वो किसी और से फोन पर बात कर रही थी। कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि वह रोहन से बात कर रही थी और रोहन से मेरी शिकायत कर रही थी। यह सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, 2 नौकरियां कर रहा था और एक और। वह एक अजनबी से मेरी शिकायत कर रही थी। पहली बार मेरे दिल में सौम्या के लिए नफरत की भावनाएं पैदा हुई हैं। कोई भी औरत अपने पति के बारे में किसी अनजान व्यक्ति से कैसे बुरा बोल सकती है? माँ सही कह रही थी।
मैंने रोहन पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। सौम्या को समझाने की बजाय मैं कमरे में वापस आ गई और पूरी रात उससे बात नहीं की। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे बात करना शुरू कर देगी, लेकिन वो भी अपनी जिद पर अड़ी थी। सुबह होते ही वो स्कूल चली गई और मुझे नाश्ता भी नहीं दिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं ऑफिस जाने की बजाय घर से निकल गई और इधर-उधर सड़कों पर घूमती रही। माँ के घर जाने के कुछ देर बाद मैंने सोचा कि अब रोहन के आने का समय हो गया है। हो गया। आज मैंने सोचा कि रोहन से आमने सामने मिलूंगा और उसे बताऊंगा कि अब मैं सौम्या को उससे नहीं पढ़ाना चाहता। मैंने उसके लिए किसी और टीचर का इंतजाम कर लिया है। मैं माँ के घर से घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, अंदर दाखिल हुआ तो कमरे से सौम्या और रोहन की आवाजें सुनाई दी। कमरे के अंदर जाने की बजाय मैं बाहर ही रहा क्योंकि सौम्या बहुत रो रही थी और रोहन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। सौम्या रोहन से कह रही थी कि वह इस बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती। अगर प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरा म्यूजिक। मैं तुरंत कमरे में गया और रोहन को सौम्या से दूर ले गया और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। यह तुम्हारी पढ़ाई थी जिसके लिए तुम्हें पूरी रात रोहन के साथ रहना था। हमें फोन पर बात करनी थी। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। रोहन कुछ कहना चाह रहा था पर मैं उससे कुछ सुनना नहीं चाहती थी। सौम्या को मुझसे ज्यादा रोहन से लगाव था। मेरी अनुपस्थिति में वे दोनों घंटों साथ रहते थे। सब कुछ देखकर उस समय मुझे यकीन हो गया था कि सौम्या के गर्भ में मेरा नहीं, बल्कि रोहन का बच्चा है। यही बात मेरे होठों पर भी आई। सौम्या गुस्से में बोली, अजय, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी पत्नी हो। मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मैंने क्या कह दिया। अब मैं चुपचाप बैठ गई। रोहन सब कुछ देखकर अपने घर वापस चला गया, लेकिन सौम्या किसी भी हाल में चुप रहने को तैयार थी नहीं। उसने मेरी कमर पकड़ ली और कहा कि अगर ऐसा है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवाओगी ताकि यह साबित हो सके कि गंदगी तुम्हारे चरित्र में नहीं, बल्कि दिमाग में फैली है। उसके कहने पर मैंने टेस्ट करवाया, लेकिन मैं खुद नहीं करवा पाया। मुझे पता था कि नतीजा क्या आने वाला है। मैं सौम्या से बहुत प्यार करता था और गुस्से में मैंने कई गलत बातें भी कह दी थी। लेकिन जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस टेस्ट के अनुसार बच्चा मेरा नहीं बल्कि रोहन का था। रिपोर्ट जानने के बाद सौम्या के भी होश उड़ गए और वो मेरे पैरों में गिर पड़ी और बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब मेरे पास कहने या सुनने को कुछ नहीं बचा था, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि बच्चा मेरा नहीं है। ये सब जानने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई और जीने की कोई वजह नहीं बची। मैं अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मेरी पत्नी मेरे नियंत्रण में नहीं थी। मैं नीचे ऐसा खेल खेल रहा था। अस्पताल से बाहर आने के बाद मैं सीधा रोहन के घर गया, क्योंकि अब मुझे उससे सवाल करना था, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसने कैसे मेरी पीठ में छुरा घोंपा। रोहन के घर का दरवाजा उसकी माँ ने खोला था। मेरा घर पर बहुत आना जाना था, इसलिए मैं सीधा उसके कमरे में चला गया। लेकिन वहां पहुंचकर मुझे ऐसी भयानक सच्चाई पता चली कि मैं दंग रह गया। जहां वो पहले से ही अपने कमरे में बैठा अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि एक दिन उसने सिया के जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ अपनी हवस पूरी की थी और अब उसे डर है कि कहीं डीएनए टेस्ट में बच्चा उसका न निकले। उसकी सहेली उसे दिलासा दे रही थी कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह गर्भवती कैसे हो सकती है, जबकि उसने अपने पति के साथ कई बार संभोग किया होगा। यह सब सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। आज मुझे अपनी माँ की बात समझ में आई। मैंने एक अजनबी पर भरोसा करके अपने परिवार का सम्मान किया।
सौम्या गलत नहीं थी, लेकिन वह पढ़ाई के प्रति जुनूनी थी और मैं उसे दोषी मानता था। रोहन की नज़र मुझ पर पड़ी और वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगा, पर मेरे पास उसे माफ़ करने का कोई कारण नहीं था। मेरे पास उसकी माँ को पूरी सच्चाई बताने की कोई गुंजाइश नहीं थी और सज़ा माफ़ी का फैसला उस पर छोड़कर मैं सौम्या के पास वापस आ गया। मुझे अपने रिश्ते को बचाना था क्योंकि आज भी मैं सौम्या से बहुत प्यार करता था। मैंने कभी किसी दूसरे मर्द पर इतना भरोसा नहीं किया। किसी अजनबी के साथ अकेले में अपने परिवार की इज्जत को छोड़ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी अजनबी क्यों न हो, फिर भी अजनबी ही रहेगा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।